एवरीवन, वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और पार्लियामेंट का आज पार्ट चलेगा 2। पार्लियामेंट का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है। 2 क्लास बनी थी उसकी, जिसने भी क्लास ना देखी हो तो प्लीज़ उन क्लास को देख लें पहले, ठीक है, और उसके बाद ये पार्ट देखें। तो आज पार्लियामेंट का 2 पार्ट चलेगा और इसमें हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस होता है, लोकसभा लोअर हाउस होता है। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे राज्यसभा अपर हाउस के बारे में, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पार्लियामेंट। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज आल्सो नोन एज द राज्यसभा। इट इज आल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं राज्यसभा को। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज फिक्स्ड एट 250। कितने मेंबर होते हैं राज्यसभा में? 250 मेंबर होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80। आर्टिकल का भी ध्यान रखना है। आर्टिकल 80 में कहा गया है कि राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? 250। नो, आर्टिकल 80 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, टोटल तो 250 होते हैं, लेकिन 250 में से 238 जो मेंबर होते हैं वे तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से होते हैं, ठीक है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी के मेंबर होते हैं। बाकी जो 12 मेंबर बचे उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, अलग अलग फील्ड से जो स्पेशल नॉलेज रखते हैं उस फील्ड की, और प्रैक्टिकल उनको एक्सपीरियंस होता है किसी स्पेशल फील्ड का, तो उनमें से 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के लिए। और ये फील्ड क्या है? फील्ड का भी ध्यान रखना है। लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस, इनमें जो स्पेशल नॉलेज होती है जिस पर्सन को और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, तो उन बंदों को वहाँ नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट in accordance with system of proportional representation by means of the single transferable vote। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ईच स्टेट का? जो ईच स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वे जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा वे इलेक्ट किए जाते हैं। ओनली 3 यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर आउट ऑफ 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और 8 में से जो 3 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, केवल इनका ही राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव है। बाकी जो 5 बचे उनके रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में नहीं है। राज्यसभा कैसा हाउस है? एक परमानेंट हाउस है ये, और इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन। ये कभी डिसोल्यूशन नहीं होता है। 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। हर 2 साल पे इसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। 1/3 ये वाली संख्या का ध्यान रखना है, ये बन के आता है स्टेटमेंट में, कंफ्यूज कर देते हैं 2/3, 1/3, 1/4 इस तरह से। तो ध्यान रखें कि 1/3 मेंबर जो होते हैं वे हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं। द टर्म्स ऑफ इट्स मेंबर्स आर 6 ईयर। वैसे जो टेन्योर पूछेंगे कि राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है, टर्म्स कितना होता है, तो 6 ईयर बताना है, और बताना है परमानेंट है, कभी डिसॉल्व नहीं होती है राज्यसभा। पर्सन टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा मस्ट फुलफिल 2 क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया होते हैं? एक तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और उसकी एज जो है 30 ईयर से नीचे नहीं होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट किसको बोलते हैं? अपर हाउस, तो ये राज्यसभा को बोलते हैं। व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है तो उस टाइम पे उसकी जो सैलरी है, अलाउंसेज हैं, वे जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वे उस रूप में उनको नहीं मिलती है। For this period, he receives salary and allowances for the president. राज्यसभा elects a deputy chairman from amongst its member। एक डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं ये अपने सदस्यों में से ही, और डिप्टी चेयरमैन गिव हिज रेजिग्नेशन इन राइटिंग टू द चेयरमैन। राज्यसभा हैज़ पावर टू रिमूव। डिप्टी चेयरमैन को रिमूव करने की पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास है। हिज पोस्ट बाय ए रिजोल्यूशन पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। मेजोरिटी के द्वारा एक रिजोल्यूशन पास होता है और इससे इनको हटाया जा सकता है।
When the post of a chairman is vacant, deputy chairman will perform the duties of the chairman. While presiding over the Rajya Sabha, deputy chairman can't vote in general. ठीक है, अगर राज्यसभा को प्रिसाइडिंग करता है डिप्टी चेयरमैन, तो उस टाइम पे फिर वो जनरल वोट नहीं डाल सकता है. ही कैन ओनली एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ टाई. टाई के केस में कास्टिंग वोट डाल देता है वो. व्हेन ए रिजोल्यूशन टू रिमूव वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन, ही विल नॉट बी प्रिसाइडिंग एज द चेयरमैन. And when a resolution of removal of deputy chairman is under consideration, he will not be presiding as the deputy chairman. ठीक है, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है. हर लाइन को केयरफुली सुनना है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है ऊपर से नहीं बनते हैं. किसी भी एग्जाम में अंदर डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आरओ का एग्जाम हुआ, ARO का एग्जाम हुआ, PCS एग्जाम हुआ, आजकल स्टेटमेंट बन के आने लगे हैं क्वेश्चंस में, और फिर कन्फ्यूजन हो जाता है अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो. The representation of states in Rajya Sabha is given in proportion to their population. Population के आधार पे रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है. For a quorum, there must be the presence of 1/10 of the total number of members in the Rajya Sabha. quorum भी ध्यान रखना है. quorum कितना होता है राज्यसभा में? 1/10 मेंबर का. The Representation of People Act of 1951 through an amendment in 2003 made a provision that any person can contest from anywhere for Rajya Sabha even if he is a resident of any other state. ठीक है. फोर्थ शेड्यूल क्या कहा गया इसमें एक बार बता देती हूँ मैं. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये इस एक्ट में क्या बताया गया है, 2003 में अमेंडमेंट हुआ था. इसमें एक प्रोविज़न किया गया है कि एनी पर्सन कैन कंटेस्ट, मतलब राज्यसभा के लिए कहीं से भी कंटेस्ट कर सकता है वो, चाहे वो किसी भी स्टेट का रेजिडेंट हो. फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन enumerates the allocation of राज्यसभा सीट for states and union territories. ठीक है. आर्टिकल 249 states that if राज्यसभा pass a resolution with 2/3 majority, ठीक है, the parliament can make law in national interest regarding the subject of the state list. स्टेट लिस्ट होती है ना, जिसपे स्टेट को कानून बनाने का अधिकार होता है. तो अगर 249 आर्टिकल में क्या कहा गया है कि अगर राज्यसभा जो है स्टेट दैट इफ राज्यसभा पास ए रिजोल्यूशन विद 2/3 मेजोरिटी, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इन नेशनल इंटरेस्ट रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट. ठीक है, अगर 2/3 मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास हो जाता है राज्यसभा में, तो पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में भी क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है. इट इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए वैलिड होगा, और इसको इससे ज़्यादा इट कैन बी एक्सटेंड, मतलब इसको रिजोल्यूशन पास करके इससे 1 साल से भी ज़्यादा इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. आर्टिकल 250 क्या करता है, एम्पावर द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन बट 6 months आफ्टर द इमरजेंसी केस सीज टू ऑपरेट, इट ऑटोमेटिकली गेट्स एक्सपायर्ड. आर्टिकल 250 भी एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि स्टेट के किसी भी मैटर में वो किसी भी मैटर को देख सकती है, लेकिन कब, इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन में, और उसके बाद वो 6 month के बाद जैसे ही इमरजेंसी रूल ख़त्म होगा तो वो खुद ही एक्सपायर हो जाएगा. फिर आर्टिकल 252 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 or more स्टेट बाय कंसेंट एंड अडोप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट. और 252 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू लेजिस्लेट करने के लिए, अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट जो होते हैं उनकी कंसेंट से, और एंड अडोप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन एनी अदर स्टेट्स. आर्टिकल 253 क्या कहता है कि पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक एनी लॉ ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट और कन्वेंशन विद एनी अदर कंट्री फॉर एनी डिसीजन मेड एनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, चलिए तो अब आगे क्वेश्चंस पे हो गए. समरी आर्टिकल जो बताएं उनका ध्यान कर लेंगे एक बार, और अब आ जाओ क्वेश्चंस पे. इन विच ईयर वाज राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम. कब बनी थी राज्यसभा पहली बार? तो ये बनी थी 1952 में.
राज्यसभा या इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट इज़ द अपर हाउस of the Parliament of India. Article 80 of the Constitution lays down the maximum strength of Rajya Sabha as 250, out of which 12 members are nominated by President, or the President strength of Rajya Sabha is 245, including 12 nominated members. One third of the members retire every 2 years. राज्यसभा वाज फॉर्म्ड ऑन 3 अप्रैल 1952 को ये फॉर्म हुई थी। ठीक है, कितने मेंबर होते हैं मैक्सिमम इसमें? 250 मेंबर होते हैं। और प्रेजेंट में कितने हैं ये भी ध्यान रखना है, 245 है प्रेजेंट में। राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ, कैसे बनती है राज्यसभा? 280 मेंबर्स ऑफ विच 20 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो रॉन्ग है। 275 मेंबर्स ऑफ विच 18 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड, ये भी रॉन्ग है। 250 मेंबर्स ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 250 मेंबर्स होते हैं, इनमें से 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 80 के अंदर कहा गया है कि 250 मेंबर होंगे, उसमें से 238 मेंबर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से रिप्रेजेंट होंगे, और जो 12 मेंबर्स होंगे उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। अब है नेक्स्ट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन काउंसिल ऑफ स्टेट इज़ बेस्ड ऑन, किस पे बेस होता है ये? रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन। जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट में, वो पॉपुलेशन पे बेस होता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन काउंसिल ऑफ स्टेट इज़ बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन, नंबर ऑफ सीट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ए स्टेट इन राज्यसभा हैज़ बीन डिटरमाइंड बाय 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, शेड्यूल का नाम भी रखेंगे, शेड्यूल का ध्यान रखेंगे, कौन सी शेड्यूल में कहा गया है? 4th अनुसूची में कहा गया है ये। इस राज्यसभा में सीटों का जो वो है आवंटन, उसकी बात 4थी अनुसूची में हुई है। ठीक है, 4th शेड्यूल में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर करना इन स्टेटमेंट को और बताना है कौन सा करेक्ट है। यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा, नहीं तो यूनियन टेरिटरीज तो रिप्रेजेंट करती हैं राज्यसभा को, और 3 यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंट करती हैं। इट इज़ विद इन द परव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट। जो इलेक्शन डिस्प्यूट होते हैं उनको कौन देखते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और तीसरा है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा ओनली। पार्लियामेंट केवल लोकसभा और राज्यसभा से बनी होती है, तो थर्ड भी रोंग है, सेकंड भी रोंग है, और फर्स्ट भी रोंग है, क्योंकि इनमें कहा गया है आर नोट, जबकि होते हैं। तो आंसर क्या हो गया है? डी। द यूनियन टेरिटरीज आर रिप्रेजेंटेटेड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। देयर आर 3 सीट्स फॉर दिल्ली, 1 सीट फॉर पुडुचेरी एंड 4 सीट्स फॉर जम्मू कश्मीर। केवल 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जो राज्यसभा में जिनका रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा के अंदर। इलेक्शन डिस्प्यूट्स आर एडजुडिकेटेड बाय जुडिशियरी इन द मोड ऑफ द इलेक्शन पेटिशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट। इनसे मिलकर बनती है पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट से, हाउस ऑफ द पीपल से और प्रेसिडेंट से। सो ऑल स्टेटमेंट्स आर रोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय, किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं ये? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 क्लाउज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स shall be elected by the elected member of the legislative assembly of the state in accordance with the proportional representation by means of the single transferable vote. नेक्स्ट है, what is the tenure of a member of council of state? कितना टेन्योर होता है? तो ये होता है 6 ईयर, राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 83 क्लाउज 1 द काउंसिल ऑफ स्टेट इज द अपर हाउस ऑफ द और पार्लियामेंट हाउस upper house or permanent house of the parliament. It is not subject to dissolution, but as nearly as possible 1/3 of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year. ठीक है, डिसॉल्व नहीं होता है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, परमानेंट हाउस होता है ये और अपर हाउस होता है, और लेकिन
इसके जो 1/3 मेंबर हैं हर 2 साल के बाद हर दूसरे साल पे क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इज 6 ईयर। चलिए नेक्स्ट है, मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड, कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं ये, फॉर 6 ईयर। राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस बिकॉज, क्यों बोलते हैं इसको परमानेंट हाउस, क्योंकि डिजोल्व नहीं किया जा सकती, इट कैन नॉट बी डिजोल्व। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन। राइट टू डिजोल्व द राज्यसभा इज वेस्टेड इन, तो नन ऑफ द अबव, क्योंकि राज्यसभा तो डिजोल्व ही नहीं हो सकती, सो ये राइट भी किसी के पास नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राज्यसभा इज करेक्ट, इनमें से देखना है कौन सा करेक्ट है। तो इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन, यस ये तो करेक्ट है। इट्स मेंबर आर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट, सेकेंड रॉन्ग है, डायरेक्ट नहीं इलेक्ट होते हैं ये। इट इज़ रिक्वायर्ड टू चूज एज सुन एज मे बी ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा टू बी द चेयरमैन देयर ऑफ, तो ये भी रॉन्ग है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द राइट टू स्पीक इन राज्यसभा, तो ये बोल सकते हैं, ये भी रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो गया इसका, ए। ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और ये है आर्टिकल 80 के क्लाउज फॉर्म में। द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट इज 6 ईयर। 1/3 members retire every 2 years. The Council of State shall not be subject to dissolution. Vice President of India is ex officio chairman of Council of State. And Attorney General of India has the right to speak in both House of Parliament. ठीक है, अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट के दोनों हाउस में बोल सकते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। हाउ इज राज्यसभा डिजोल्व, कैसे होती है, कैसे भी नहीं, नन ऑफ द अबव, होती ही नहीं है वो। द राज्यसभा कैन बी डिजोल्व बाय नन ऑफ द अबव, क्योंकि राज्यसभा कभी डिजोल्व नहीं होती है। द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा इज 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80, आर्टिकल का भी ध्यान रखेंगे, प्रेसिडेंट मे नॉमिनेट 12 पर्सन्स इन राज्यसभा बिलोंगिंग टू द एरिया ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस। ठीक है, ये फील्ड है, इनमें अगर स्पेशल अच्छा मतलब स्पेशल नॉलेज हो उनके पास में और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो अच्छा बहुत, उस फील्ड में उन्होंने बढ़िया काम कर रखा हो, तो उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट मे नॉमिनेट इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स टोटल 12 मेंबर्स। द फर्स्ट एक्ट्रेस टू बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा कौन थी, पहली एक्ट्रेस राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली, तो ये थी नरगिस दत्त। नरगिस दत्त वाज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस नॉमिनेटेड टू राज्यसभा इन 1980। हर टेन्योर वाज 3 अप्रैल 1980 टू 3 मई 1981। विजयंती माला बाली वाज नॉमिनेटेड टू राज्यसभा फ्रॉम 27 अगस्त 1993 से और 26 अगस्त 1999 तक बनी थी ये वैजयंती माला बाली। और जयललिता वाज राज्यसभा मेंबर फ्रॉम 3 अप्रैल 1984 टू 28 जनवरी 1989 तक बनी थी जयललिता। और देविका रानी चौधरी बनी थी, ये फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस थी टू रिसीव दादा साहब फाल्के अवार्ड इन 1969 में। फर्स्ट इंडियन वो एक्ट्रेस जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था, तो वे कौन थी, देविका रानी चौधरी, और सन भी ध्यान रखेंगे 1969 में मिला था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द राज्यसभा, तो कौन सा करेक्ट है, तो 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, यस। 1/2 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, ये तो रॉन्ग है, 1/2 की तो बात ही नहीं हुई है। 1/2 ऑफ इट्स मेंबर, नो 1/2 की बात नहीं हुई है, 1/3 की बात हुई है। और 1/3 हाफ ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 3 ईयर्स की बात नहीं हुई है, 1/3 मेंबर हैं और एवरी 2 ईयर्स पे भी रिटायर होते हैं। किसमें, राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन एज पर आर्टिकल 83(1) द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट एज नियरली एज पॉसिबल 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, बताना है कि कौन सी एक्सक्लूसिव पावर है जो काउंसिल ऑफ स्टेट के पास है। तो क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल स्टेट सर्विस, और इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी, और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एनी स्टेट या रिमूवल ऑफ इट्स चेयरमैन।
तो इसके पास जो एक्सक्लूसिव पावर है वो है क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, ये राज्यसभा के पास पावर होती है। द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 of the members present and voting. The election of all India service is provided in Article 312. ये भी ध्यान रखेंगे, जो क्रिएशन है ऑल इंडिया सर्विस का कौन से आर्टिकल में है, ये 312 में है, और इसके बारे में जो स्पेशल पावर दी गई है वो राज्यसभा के पास है। Which one of the following statement is not correct regarding the power of parliament to legislate on a matter in the state list? बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं पूछा है इन्होंने। द राज्यसभा हैज़ टू डिक्लेयर दैट इट वुड बी नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट। पार्लियामेंट कब स्टेट लिस्ट के मैटर पे को लेजिस्लेट कर सकती है, तो कब कर सकती है, अगर राज्यसभा ये डिक्लेयर कर दे कि ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए नेसेसरी है। और ए रिजोल्यूशन हैज़ टू बी पास्ड बाय राज्यसभा बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। या द लेजिस्लेशन could be for the whole or any part of the country. Only the Rajya Sabha can make law with respect to a matter in the state list in the national interest. तो आंसर हो गया है डी इसका। ठीक है, स्टेटमेंट डी सॉरी इनकरेक्ट पूछा था ना, हाँ तो इनकरेक्ट यही हो गया है डी, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। Statement D is incorrect. According to Article 249, the Parliament may legislate on any subject enumerated in the state list in the national interest. ठीक है, अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही हो तो स्टेट लिस्ट में का कोई भी सब्जेक्ट अगर उसमें नेशनल इंटरेस्ट की बात हुई हो तो पार्लियामेंट उसको अपने यहाँ लेजिस्लेट कर सकती है, मतलब उस पर कानून बना सकती है। टू इनेबल पार्लियामेंट टू मेक सच ए लॉ, काउंसिल ऑफ स्टेट मस्ट हैव पास्ड ए रिजोल्यूशन ऑफ दैट इफेक्ट सपोर्टेड बाय 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो वहाँ पे मेंबर प्रेजेंट हैं तो उनके 2/3 मेंबर जो हैं वहाँ प्रेजेंट होने चाहिए और उनके द्वारा उस पर वोटिंग की जानी चाहिए। सच ए लॉ मस्ट बी नेसेसरी और एक्सपीडियंट इन द नेशनल इंटरेस्ट। लॉ मेड अंडर आर्टिकल 249 बाय पार्लियामेंट मे ऑपरेट ओवर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाए जाएंगे वे मतलब सारे टेरिटरी में भी और किसी एक पार्ट में भी टेरिटरी के वहाँ पे भी लागू हो सकते हैं, ऑपरेट हो सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो कौन सा था, आर्टिकल 249। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ ए रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड बाय द, किसके द्वारा पास कर दिया गया हो, अगर वो लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी या लोकसभा बाय ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, या फिर राज्यसभा बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, और नेक्स्ट है राज्यसभा बाय ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो आंसर है इसका डी, लोकसभा नहीं करती है, इसको राज्यसभा करती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द राज्यसभा हैज़ नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड ए मनी बिल, और द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स, और राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें से बताना कि कौन सा करेक्ट है, तो ओनली 1 और 2 करेक्ट है। क्या है, एक तो राज्यसभा जो है उसके पास कोई पावर नहीं है मनी बिल को रिजेक्ट करने की और मनी बिल को अमेंड करने की। ठीक है, सही है। और एक है द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर द ग्रांट। ठीक है, इसके लिए राज्यसभा वोट नहीं कर सकती है। बाकी ये जो है ये रॉन्ग है, द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये डिस्कस कर सकती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 109 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ए मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट आफ्टर मनी बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। इट शैल बी ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर इट्स रिकमेंडेशन। कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में होता है। मनी बिल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है और बाद में रिकमेंडेशन के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है, और वहाँ पे जो काउंसिल ऑफ स्टेट होती है उसको 14 दिन के अंदर उसे वापस भेजना होता है बिल को टू द हाउस ऑफ पीपल इट्स रिकमेंडेशन, एंड हाउस ऑफ पीपल में देयर अपॉन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट टू ऑल और एनी अदर ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है,
वो उसको देखेगी मनी बिल को, और उसके बाद 14 दिन के बाद अंदर उसको वापस भेजना पड़ेगा उसको। और जो रिकमेंडेशन राज्यसभा के द्वारा दी गई हैं उनको वे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सो राज्यसभा हैज़ नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड द बिल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 113 clause 2 of the Indian Constitution. Estimates are submitted in the form of demand for grants to the House of People, and only House of People has power to assent or refuse to assent. ठीक है, ग्रांट से रिलेटेड जो पावर दी गई है ये भी लोकसभा के पास है। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट, सो द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। राज्यसभा कैन डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नो पावर टू वोट। डिस्कस कर सकती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, लेकिन इनको वोट करने की पावर नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सी स्पेशल पावर दी गई है? आंसर देखते हैं इसका। आंसर हो गया बी। क्या स्पेशल पावर है? टू पास ए रिजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉ इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस। ये स्पेशल पावर राज्यसभा के पास ही है। द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ बीन कन्फर्ड विद स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 249। ये आर्टिकल ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू डिक्लेयर बाय रिजोल्यूशन सपोर्टेड not less than 2/3 member present and voting that it is necessary or expedient in the national interest that parliament should make law on a subject enumerated in the state list. ठीक है, like this article 312 of the Indian Constitution provide the Council of State can declare by resolution supported by not less than 2/3 member present and voting it is necessary and expedient in the national interest to create one or more all India service including all India judicial service। ठीक है, ये दोनों पावर राज्यसभा के पास है। राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद लोकसभा इन, किस मामले में इक्वल है? अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इस मामले में राज्यसभा के पास इक्वल पावर है लोकसभा की। राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद लोकसभा इन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की बात हो तब दोनों के पास इक्वल पावर होती है। According to Article 368, Clause 2 of the Constitution, an amendment of this Constitution may be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either House of Parliament। ठीक है, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने से रिलेटेड बिल है तो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। And when the bill is passed in each house by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting, it shall be presented to the president, who shall give his assent to the bill, and thereupon the constitution shall stand amended in accordance with the terms of the bill। ठीक है, दोनों ही हाउस के द्वारा ये पास होना जरूरी है। ठीक है, और मेजोरिटी से, और मेजोरिटी कितनी होती है? 2/3 मेजोरिटी होती है। उसके बाद ही प्रेसिडेंट असेंट करते हैं। Which of the following articles of the Indian Constitution empowers the Parliament to legislate on any matter in the state list? तो आंसर है इसका आर्टिकल 249। पहले भी आ चुका है आंसर किसी एग्जाम में और इसमें भी आ गया है। ठीक है ना, अभी पढ़ाया था ऊपर, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है, ए रिजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा अंडर आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावरिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन ए स्टेट सब्जेक्ट इन नेशनल इंटरेस्ट रिमेन्स इन फोर्स फॉर ए पीरियड। कितने टाइम तक वे फोर्स में रहते हैं? तो ये नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल तक रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। रिजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा अंडर आर्टिकल 249 द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावरिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट इन नेशनल इंटरेस्ट रिमेन्स इन फोर्स फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, और ये कहा गया आर्टिकल 249 क्लाउज 2 में। ठीक है, जो भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे वो बनाएंगे रूल्स, तो वे केवल 1 साल तक के लिए ही लागू रहेंगे। व्हाट इज़ द कंसिक्वेंस ऑफ द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट इन राज्यसभा? प्राइम मिनिस्टर गिव हिज रेजिग्नेशन, पार्लियामेंट विल डिसॉल्व और ऑपरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो क्या होगा अगर राज्यसभा फेल हो जाती है? अगर राज्यसभा में गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो क्या परिणाम होते हैं उसके? नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ नहीं होता है। वेन एवर द गवर्नमेंट और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फेल इन राज्यसभा,
None of the given consequence occurs because according to Article 75(3) the Council of Ministers is collectively responsible to the लोक सभा, क्योंकि वो लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है। Which one of the following statements correctly describes the fourth schedule of the Constitution of India? तो क्या कहा गया फोर्थ शेड्यूल में? इट एलोकेट सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट में सीटों के एलोकेशन से रिलेटेड है फोर्थ शेड्यूल। तो फोर्थ शेड्यूल एलोकेट सीट्स फॉर ईच स्टेट ऑफ इंडिया इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। द सेवंथ शेड्यूल डील्स विद द एलोकेशन ऑफ पावर एंड फंक्शन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। और सेवंथ शेड्यूल, ठीक है, किससे रिलेटेड है? इसमें बांटी जाती है ना, पावर का डिवीजन किया जाता है, स्टेट लिस्ट का और यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है। अंडर एट्थ शेड्यूल ए लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एट्थ शेड्यूल जो है वो हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड है। और फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल गिव्स प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब। ये जो SC और ST होती हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती है, जो फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल है हमारी। देयर वर 14 सीट्स इन एक सेकेंड, क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट हैज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल ऑफ स्टेट? तो देखना है, अब ये जब 1919 में क्वेश्चन आया था तब से तो चेंज हो गया है काफ़ी। एट द टाइम व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु बोथ द स्टेट हैड 18 सीट्स इन राज्यसभा। इन दोनों में थी 18 सीट्स। बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट इन 2014 देयर आर 11 सीट इन आंध्र प्रदेश और 7 इन तेलंगाना। अब बढ़ गई हैं क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया है, तो इसलिए सीट भी अलग अलग हो गई है। आंध्र प्रदेश के पास 11 सीट रह गई हैं राज्यसभा में और तेलंगाना के पास 7 हो गई हैं। महाराष्ट्र हैज़ 19 सीट्स, गुजरात हैज़ 11 सीट्स इन राज्यसभा एट प्रेजेंट। ठीक है। सीट्स एलोकेटेड टू यूपी इन काउंसिल ऑफ स्टेट आर टोटल नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू। तो ये भी चेंज हो गया है, ये 2000 में पूछा गया क्वेश्चन था यूपी PCS प्री में। अब देखते हैं डिटेल में। एट द टाइम व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द ईयर 2000 आंध्र प्रदेश हैड 18 सीट, MP 16, UP 34 और दस द टोटल सीट्स ऑफ आंध्र प्रदेश MP कितनी होगी? 34 इन दोनों की टोटल सीट मिला के, और ये इक्वल थी यूपी की सीट की। आफ्टर द बिफर्केशन ऑफ यूपी इन 2000 में यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया है। द सीट्स रिमेनिंग ऑफ यूपी आर 31। अब यूपी के अंदर 31 सीट रह गई हैं और जो 3 सीट हैं वे उत्तराखंड के पास चली गई हैं। सिमिलरली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ 5 सीट्स वर अलॉटेड टू दिस स्टेट। और इन जून 2014 आंध्र प्रदेश वाज बाइफर्केटेड एंड तेलंगाना वाज फॉर्म्ड। द सीट्स अलॉटेड टू आंध्र प्रदेश 11 और तेलंगाना 7। ठीक है, तो ये चेंज होती रहती हैं। प्रेजेंट में ही इनको ध्यान रखना चाहिए, प्रेजेंट में याद रखना चाहिए प्रेजेंट में क्या है। गिवन बिलो इज ए लिस्ट ऑफ स्टेट्स अलॉन्ग विद सीट्स अलॉटेड टू देम इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, विच वन ऑफ देम इज नॉट मैच। अब देखना इनमें से कौन सा मैच नहीं है, तो इसका आंसर हम डिटेल में ही देखेंगे। देयर आर 16 सीट्स इन MP फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट बिफोर बिफर्केशन ऑफ MP। लेटर 5 सीट्स वर अलॉटेड टू छत्तीसगढ़, क्योंकि MP से अलग हो गया था छत्तीसगढ़, तो 5 सीट छत्तीसगढ़ के पास चली गई हैं और बाकी सीट MP के पास रह गई हैं। सो MP हैज़ 11 सीट्स अलॉटेड फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, अब MP के पास कितनी है? 11 है। मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है और देखना है कहाँ पे कितने मेंबर हैं, राज्यसभा से कितनी सीट हैं, कर्नाटका से कितनी है। तो इसका आंसर हो गया है C। तो गुजरात में 11 सीट है गुजरात से, कर्नाटका से हैं 12, केरला 9 और उड़ीसा 10। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा कितने कितने मेंबर है? गुजरात से 11 है, कर्नाटका से 12 है, केरल से 9 है और उड़ीसा से 10 है। और यूपी में इससे कितने एट प्रेजेंट में यूपी की कितनी सीट है राज्यसभा में? 31। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है और इसमें भी सीट बतानी है किसी स्टेट की कितनी सीट है। तो आंसर देखेंगे डिटेल में हमें। राजस्थान की 10 सीट है, गुजरात 11 सीट है, कर्नाटका 12 सीट है और पंजाब 7 सीट है। अभी ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस मोस्टली तब बनते हैं जब किसी स्टेट में इलेक्शन होता है। अभी जहाँ भी इलेक्शन हुए हैं, जैसे एट प्रेजेंट में तो अभी पूर्वोत्तर इंडिया में चल रहे हैं ना, तो अभी वहाँ के ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे नागालैंड हुआ, अभी वहाँ इलेक्शन हुआ है, कर्नाटका में होने वाले हैं। तो इस ऐसे जहाँ पे इलेक्शन होते हैं एट प्रेजेंट में, तो उनकी जितनी भी विधानसभा सीट हैं
और लोकसभा सीट हैं, राज्यसभा सीट हैं, वो सारी की सारी लर्न कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ तो आपको ये पता चल रहा है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोवेस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द राज्यसभा। लोवेस्ट मेंबर सबसे हिमाचल प्रदेश से सबसे कम मेंबर हैं राज्यसभा में। द नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड टू राज्यसभा फ्रॉम द गिवन स्टेट इज एज फॉलोज। हिमाचल प्रदेश से 3 हैं, जम्मू कश्मीर से 4 सीट हैं, छत्तीसगढ़ की 5 हैं, झारखंड की 6 सीट हैं। दस द लोवेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड टू राज्यसभा इज हिमाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ से कितनी है, 3 हैं। तो इसमें बतानी है किस स्टेट से कितनी सीट है, और आंसर देखेंगे हम डिटेल में। एट द टाइम व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस प्री में। ये आंसर वाज ऑप्शन ई, बट इन द करेंट कंटेक्स्ट नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। द नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड टू राज्यसभा फ्रॉम महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल आर 19। महाराष्ट्र की कितनी है, 19, कर्नाटका 12 और वेस्ट बंगाल से हैं 16। In June 2014, Andhra Pradesh was divided and a new state Telangana was formed. Now Andhra Pradesh has total 11 seats and rest 7 seats have been allotted to Telangana. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें भी बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, इसमें पूछा है। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कितनी होगी हैं, 11 सीट्स होगी हैं, 18 नहीं रही हैं क्योंकि तेलंगाना अलग हो गया है। बाकी उड़ीसा में 10 है, तमिलनाडु में 18 है और महाराष्ट्र के 19 है। द रिमेनिंग 7 सीट्स आर ट्रांसफर टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना आफ्टर इट्स सेपरेशन फ्रॉम आंध्र प्रदेश। द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इज, तो कौन होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन, तो ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। Article 89 Clause 1 of the Indian Constitution states that the Vice President of India shall be ex officio chairman of Council of States. Thus option C is correct. The Vice President is elected by the member of an electoral college consisting of the member of both House of Parliament given under Article 66. ठीक है, इनके इलेक्शन की बात किस में हुई है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात हुई है आर्टिकल 66 में। Article 64 also states that Vice President shall be ex officio chairman of राज्य सभा। ठीक है, 64 में क्या कहा गया, आर्टिकल 64 में इसमें कहा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच हाउस इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर नॉट ए मेंबर ऑफ दैट हाउस। तो ये है राज्यसभा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वे उसके हाउस के फिर मेंबर नहीं होते हैं। Presiding officer of Rajya Sabha Vice President is not a member of the House. He is elected by the member of an electoral college consisting of the member of both the House of Parliament. ठीक है, जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है दोनों हाउस के मेंबर्स को मिला के, उसमें उनके द्वारा वे इलेक्ट किए जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ये उस हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाउस इज प्रिसाइडेड ओवर बाय ए नॉन मेंबर। तो ये है राज्यसभा, क्योंकि ये उसके मेंबर नहीं होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज, कौन है वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट में कौन है, इनमें से तो अब कोई नहीं रहा है, अब तो कौन हो गए हैं, जगदीप धनखड़ बन गए हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड। हाउएवर प्रेजेंटली वाइस प्रेसिडेंट इज वेंकैया नायडू इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब ये भी चेंज हो गया, अब कौन बन गए, जगदीप धनखड़ बन गए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिफिकेशन टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। बताना है भाई राज्यसभा की मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। शुड बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज 30 ईयर्स होनी चाहिए उसकी, और सही है ये तो, एज तो इतनी होनी चाहिए। शुड बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर ऑन द लिस्ट ऑफ वोटर्स इन द स्टेट फ्रॉम विच द कैंडिडेट इज टू बी इलेक्टेड। और शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट, ये भी करेक्ट है। तीसरा भी, सेकेंड रॉन्ग है इसका, तो आंसर क्या हो गया, बी 1 और 3। ठीक है, ये रॉन्ग है और फर्स्ट और थर्ड जो है राइट है।
द अबव मेंशन स्कीम 1 and 3 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. प्रायर टू 6 अप्रैल 2003 it was necessary that a candidate of Rajya Sabha must be enrolled in the voter list of that state. ठीक है, 2003 तक तो था ये नेसेसरी कि जो राज्यसभा का मेंबर है वो उस स्टेट की वोटर लिस्ट में भी एनरोल होना चाहिए, उसमें उसका नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट में, विच ही इज़ नॉट टू बी इलेक्टेड. ठीक है, बट लेटर इन 2003 अमेंडमेंट वाज मेड इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एंड दिस रिक्वायरमेंट वाज रिमूव. लेकिन अब ये रिक्वायरमेंट हटा दी गई है. नेक्स्ट है द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी ए कैंडिडेट फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट. कितनी होनी चाहिए मिनिमम एज? 30 ईयर. और व्हाट इज़ द फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? कितनी फिक्स्ड स्ट्रेंथ होती है? 250. और एट प्रेजेंट में कितनी है? 245. आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट. और अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल देयर शैल बी 12 मेंबर्स नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट और नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के और यूनियन टेरिटरी के. और टोटल स्ट्रेंथ होती है 250. एट प्रेजेंट देयर आर 245 मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, आउट ऑफ विच 225 रिप्रेजेंटेटिव्स आर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड 8 आर यूनियन टेरिटरीज लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, और दिल्ली से 3 हैं, पुडुचेरी से 1 है और जम्मू कश्मीर से 4 हैं. ये भी ध्यान रखेंगे. और बाकी के जो 12 मेंबर्स बचे हुए प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट कर दिए जाते हैं. What will be follow if money bill is substantially amended by राज्यसभा? बताना है भाई क्या होगा अगर राज्यसभा के द्वारा मनी बिल को अमेंड कर दिया जाए. तो लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा. थर्ड है लोकसभा कैन नॉट कंसीडर द बिल फर्दर. लोकसभा तीसरा है लोकसभा में सेंड द बिल टू राज्यसभा फॉर रिकन्सिडरेशन. और फोर्थ है प्रेसिडेंट में कॉल ए जॉइंट सिटिंग फॉर पासिंग द बिल. तो आंसर हो गया इसका 1. लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 100 क्लाउज 2 आफ्टर ए मनी बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल इट शैल बी ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर इट्स रिकमेंडेशन एंड काउंसिल ऑफ स्टेट मे रिटर्न विद इन 14 days ऑफ इट्स रिसिप्ट ऑफ द हाउस ऑफ पीपल विच मे आइदर एक्सेप्ट. उसके बाद 14 डे के बाद भी वापस कर देंगे उसको मनी बिल को. उसके बाद लोकसभा पे डिपेंड करता है कि वो तो चाहे तो उसे एक्सेप्ट कर लें और चाहे उसको रिजेक्ट कर दें. ठीक है, जो भी काउंसिल ऑफ स्टेट की रिकमेंडेशन दी गई है वे उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है हु अमोंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द डेलिब्रेशंस ऑफ लोकसभा व्हाइल बीइंग ए मेंबर ऑफ राज्यसभा. तो आंसर है इसका सी, मिनिस्टर हु इज़ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा. ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं लोकसभा की डेलिब्रेशन में भी और बेशक ये राज्यसभा के मेंबर हों. तो कौन होते हैं? मिनिस्टर होते हैं जो कि राज्यसभा के मेंबर होते हैं. द मिनिस्टर हु इज़ द मेंबर ऑफ राज्यसभा में पार्टिसिपेट इन द डेलिब्रेशन ऑफ लोकसभा व्हाइल बीइंग ए मेंबर ऑफ राज्यसभा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट राज्यसभा? बताना है कि क्या करेक्ट है भाई. इट इज़ नॉट ए सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन. यस, ये तो करेक्ट है. इट हैज़ ए टर्म ऑफ 5 years का टर्म होता है, नहीं तो 6 year का होता है. और 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 years. यस, ये भी करेक्ट है. इट्स मेंबर शैल नॉट बी लेस देन 25 years ऑफ एज. तो ये भी रॉन्ग है. एज की बात कितनी होती है? 30 राज्यसभा के लिए. तो आंसर हो गया इसका 1 and 3. फर्स्ट राइट है और 3 राइट है, दोनों रॉन्ग है बाकी. The statement 2 and 4 are wrong. The Council of State shall not be subject to dissolution, but as nearly as possible, 1/3 of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year in accordance with the provision made in the behalf of Parliament by law. Tenure of its member is 6 years और maximum age कितनी होती है? 30 years. नेक्स्ट है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एंड अदर आर एज रीजन. और देखना है कि क्या करेक्ट है. काउंसिल ऑफ स्टेट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन. तो ये तो सही है. रीजन क्या है? एज नियरली एज पॉसिबल 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड ऑन द एक्सपीरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर. तो रीजन भी करेक्ट है. तो आंसर क्या होगा इसका? ए. दोनों ही करेक्ट हैं. रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है. नेक्स्ट है द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग. एक्सक्लूसिव पावर दी गई है काउंसिल ऑफ स्टेट को किसके बारे में?
तो ये दी गई है टू रिकमेंड क्रिएशन ऑफ ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस। 2018 में आया है ये यूपीपीसीएस प्री में, पहले भी आ चुका है और ये क्वेश्चन। The exclusive power of the Council of States are: the Council of State can authorize the Parliament to make a law on a subject enumerated in the state list। ये कहा गया है आर्टिकल 249 में। If the Council of State has declared by resolution supported by not less than 2/3 of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest, so to Parliament may by law provide to the creation of one or more all India service common to the Union and the states। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। ये सारा टॉपिक था राज्यसभा से रिलेटेड, और कल का जो टॉपिक होगा उसमें हम सारे क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे लोकसभा से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि ये पार्लियामेंट के सारे पार्ट हैं, तो पार्लियामेंट ये बड़ा चैप्टर इसलिए ही हो गया है क्योंकि खाली पार्लियामेंट के जितने भी ये दिए गए हैं, अंग दिए गए हैं, जैसे प्रेसिडेंट है उसके बारे में हमने बात कर ली है। अब लोकसभा के बारे में हमने आज राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया, कल लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब आपका टॉपिक ये कंप्लीट होगा। 1-2 क्लास और होंगी अभी इसकी। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। वैसे आप अगर ये क्वेश्चंस सुन लेंगे ना आप 2 से 3 बार, तो टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप दोबारा टॉपिक पढ़ोगे भी किसी बुक से, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका फोकस और भी ज़्यादा बनेगा पढ़ते टाइम। इसलिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबके लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियोज़।